हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं? चिराद, छोटा नागपुर पठार, चुनार या फिर झूसी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चिराद, जो आपके बिहार के छपरा जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण कालीन हड्डियों के बने औजार मिले हैं, जिसमें ज़्यादातर जो औजार मिले हैं वो हिरण की सींगों से बनाए गए औजारों की प्राप्ति हुई है आपके चिराद से। धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है संस्कृत भाषा से, पाली भाषा से, प्राकृत भाषा से या अपभ्रंश भाषा से? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा से। नेक्स्ट देखिए, चोल राजाओं के शासनकाल में उर का अर्थ क्या था? उर का जो संबंध है वो किससे था? सामान्य ग्राम सभा से, राजकीय दरबार से, धार्मिक सभा से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर निपुर ये जो थे ये सामान्य गांव होते थे किस समय? चोल शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था? अल उमरी, अल बरूनी, इब्न बतूता या फिर अब्दुल रज्जाक? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता। कौन सा यात्री है जो विजयनगर आया था? ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा, अब्दुल रज्जाक, जो विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, इसका जो आंसर है वो गलत दिया है। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण करना, जन सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण, किसानों की संपन्नता, व्यापारियों को दंडित करना? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक विशाल अस्थायी सेना के भरण पोषण के लिए बाजार पर नियंत्रण लगाया गया था, जिससे उस समय जो सैनिक थे उन्हें जो वेतन मिलता था वो कम मिलता था अन्यों की अपेक्षा, और उस वेतन में उनका भरण पोषण हो सके इसलिए बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक विशाल अस्थायी सेना के भरण पोषण के लिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकेंड को सुमेलित करना है। अमीर खुसरो, इसकी रचना क्या है? इब्न बतूता, मिनहाजुद्दीन बिन सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। अमीर खुसरो द्वारा तुगलकनामा की रचना की गई थी। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी। इब्न बतूता द्वारा रेहाला की रचना की गई थी। मिनहाजुल सिराज द्वारा तबकाते नाजरी और जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोजशाही की रचना की थी। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 4 2 1। भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या फिर निजामुद्दीन औलिया? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहाउद्दीन जकारिया द्वारा भारत में सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? क्रिप्स मिशन जो है ये आपका 1945 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन 1945 में भारत आया था। गांधी जिन्ना के बीच जो वार्ता हुई थी वो 1944 में हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? अगर हम बात करें शिमला कॉन्फ्रेंस की, सॉरी साथियों इसका देखिए ये कुछ गलत है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में भारत। गांधी जिन्ना के मध्य जो वार्ता हुई थी 1944 में हुई थी। ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1945 में हुआ था, और कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में आया था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन 1942, गांधी जिन्ना के मध्य जो विभाजन को लेकर के वार्ता हुई थी 1944 में, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में, और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 3 1 4 2, ऑप्शन डी सही है।
निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सजाना है। दिए गए कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। दांडी यात्रा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। इसमें दांडी यात्रा या आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है या 1930 में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 2, 1, 4। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित की गई हैं, किसमें किया गया है? सूत्र पीटक में, जातक में, विनय पीटक में या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं या उनके पूर्व जन्म के बारे में जो वर्णन किया गया है उसका वर्णन जो है जातक कथाओं में मिलता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। अशोक स्तंभ, सांडवाली राजधानी, लोमहर्ष गुफा, छिंद्रयुक्त तरकूप, यह सब का जो है आपको सुमिलन करना है और बताना है कौन जो है सही सुमिलित है। इसका जो सही आंसर साथियों, अशोक स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ जो आपके बिहार में स्थित है। उसके बाद है सांडवाली राजधानी या रामपुरवा, ये भी आपके बिहार में है। लोमहर्ष गुफा, लोमहर्ष गुफा का जो संबंध है बराबर में है। लोमहर्ष गुफा जो अकबर द्वारा निर्मित किया, लोमहर्ष, बहियका, बीथिका और गोपिका गुफाओं का निर्माण किया गया था जो आजीविक संप्रदाय के संत थे उनको रहने के लिए। और उसके बाद है छिद्रयुक्त तरकूप, यह है आपके रोपड़ पंजाब में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या 1 और 3? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पल्लव जो थे यह शासक अपने आप को शिव का वंशज मानते थे, शिव का वंशज अर्थात शिव का संतान मानते थे। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। जब उष्ण और हल्की वायु ठंडी और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है। इस वाताग्र को क्या कहा जाता है? इस वाताग्र को उष्ण वाताग्र के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे आपकी ठंडी वायु आक्रामक होती है, मान ली इधर से ठंडी वायु आ रही है, इधर से उष्ण अर्थात गर्म वायु आ रही है, तो ये क्या है कि इसके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। और ये वायु इस नीचे ऐसे आती है और इसको ऊपर उठा देती है। यहाँ पे जो वायु आक्रामक होती है उससे उसी वाताग्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठंडी वायु आक्रामक होती है जो उष्ण वाताग्र वायु को ऊपर उठा देती है, ठीक है, और इसीलिए इसे उष्ण वाताग्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। आसन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकोटोन। इसमें देखिए 2 पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के क्षेत्र को इकोटोन के नाम से जाना, जहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। जैसे एक पारिस्थितिक तंत्र स्थल पारिस्थितिक तंत्र हो गया, जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, ठीक है। तो ये बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जैव विविधता यहाँ का भी पाया जाएगा, यहाँ का भी पाया जाएगा, और यहाँ की जो जैव विविधता है वो ज़्यादा पाई जाती है और इसी क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियाँ घटकर इंगित किया जाता है निवल ऊर्जा, द्वितीयक उत्पादन, निवल भंडारण या निवल प्राथमिक उत्पाद, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निवल प्राथमिक उत्पाद। ऑप्शन डी सही है। लेवेंस्ट्रॉम की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? टेलर द्वारा, रेंटजेल द्वारा, हेटनर द्वारा या रिचथोफेन द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह दिया गया था रेंटजेल द्वारा। ऑप्शन बी सही है। जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध डैश किसके द्वारा लिखा गया था? मार्क्स द्वारा, माल्थस द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा या फिर रिकार्डो द्वारा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माल्थस द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी सही है। कौन सी नहर है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर एक दूसरे से जोड़ती है? कील नहर, सुएज नहर, पनामा नहर या सेंट सून मैरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पनामा नहर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? या स्थल रूप दिए गए हैं और वायु दिया गया है। यारडांग, इसका निर्माण जो है वह वायु अपर्दन द्वारा होता है। ज्वारा नदमुख का निर्माण जो एस्चुअरी है इसका निर्माण नदी अपर्दन द्वारा होता है, नदियों द्वारा। लटकती घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है और नुनाटक का निर्माण भूमिगत जल द्वारा होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नुनाटक का जो निर्माण है भूमिगत जल द्वारा नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि किससे बनी है? अवसादी और कायांतरित चट्टानों से, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से,
आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से या फिर अवसादी चट्टानों से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से भारतीय प्रायद्वीप की जो केंद्रीय उच्च भूमि है इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल। इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ठीक है, जिसमें से ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एल नीनो क्या है, अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा, पेरू की पूर्व तट की गर्म धारा, पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे इस साल जो भारतीय मानसून को प्रभावित कर रही नकारात्मक रूप से वो एल नीनो ही प्रभावित कर रही है। इस साल जो है एल नीनो का असर देखा जा रहा है जिससे भारतीय मानसून प्रभावित हुआ है नकारात्मक रूप से। तो आपको बताना है एल नीनो कहाँ पे आता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरू के पश्चिमी तट की गर्म जलधारा जो है इसी को एल नीनो कहते हैं, जिससे भारतीय मानसून जो है आपका प्रभावित होता है। ठीक है, इससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी। पंपाज और स्टेपी क्या है, मध्य अक्षांशीय घास भूमियाँ हैं, निम्न अक्षांशीय घास भूमि है, उच्च अक्षांशीय घास भूमि के मैदान है या उच्च अक्षांशीय घास के मैदान है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है, ऑप्शन ए सही है। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, एच बैरोज द्वारा, हेटिंगटन, रेंटजेल या बाइडल डी लाब्लास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एच बैराज द्वारा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। कुछ जनजातियाँ दी गई हैं और उससे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, अगर हम बात करें बुशमैन जनजाति की, बुशमैन जनजाति पाई जाती है आपके नामीबिया में। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, पिग्मी जनजाति पाई जाती है जायरे में, एस्किमो अलास्का में और गोंड पाई जाती है भारत में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ दिवस दी गई हैं और तिथियां दिया गया है, आपको उससे सुमिलित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है, 3 अक्टूबर। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहा गया है, उसके घृणित विज्ञान कह के उसकी आलोचना की गई है। अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन, अर्थशास्त्र सीमितता का अध्ययन या अर्थशास्त्र वृद्धि या फिर अर्थशास्त्र धन का अध्ययन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र धन का अध्ययन। इसके लिए जो है इसकी आलोचना की गई है। यदि मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होता है तो यह किसे दर्शाएगा, मांग में वृद्धि को, मांग में कमी को, पूर्ति में वृद्धि को या पूर्ति में कमी को। यह दर्शाएगा मांग में वृद्धि को, ऑप्शन ए सही है। उस बाजार व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है जिसमें केवल एक क्रेता और एक विक्रेता होता है, उसे द्विपक्षीय एकाधिकार कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, केने द्वारा, जेबी द्वारा, कीन्स द्वारा या कार्ल मार्क्स द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीन्स द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। तरलता पसंदगी सिद्धांत का, जितनी ज़्यादा मांग बेलोचदार होगी उतनी ही होगा करापात, क्या होगा, क्रेता पर। किस पर प्रभाव पड़ेगा, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्रेता पर, ऑप्शन बी सही है। प्रकट अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, मार्शल, हिग्स, एडम स्मिथ या सैमुएल्सन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैमुएल्सन द्वारा। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण क्या है, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि, निवेश में वृद्धि, कच्चे माल में कमी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्चे माल में कमी। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण क्या है, कच्चे माल में कमी। जैसे कच्चे माल में अगर कमी होगी, उसकी कच्चे माल कम जो है अगर प्राप्त होगा, ठीक है, अगर मार्केट में कम हो कच्चा माल तो उसे खरीदने के लिए ज़्यादा लोग जो है वो करेंगे और ज़्यादा उसका मूल्य भी देंगे और उससे जो अंतिम उत्पादित मूल्य होगी वो तो उसका मूल्य ज़्यादा हो जाएगा। तो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण होता है कच्चे माल में कमी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाल्टन द्वारा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर के मौद्रिक भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जाता है उसे कर विवर्तन कहते हैं, ऑप्शन भी सही है।
माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि कैसी होती है? समानांतर, गुणोत्तर, हरात्मक, यानी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणात्मक वृद्धि। जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार जो है जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। भारत में छुपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र से। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? यह जो है आपकी 3 प्रकार की होती है। स्वतः स्फूर्त अवस्था किस अर्थशास्त्री के विकास सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोस्टो के। 2 वस्तुओं के मध्य आड़ी मांग लोच के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जब 2 वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती हैं तो मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। ऑप्शन डी सही है। यदि वस्तु पूर्ण पूरक हो तो उदासीनता वक्र का आकार कैसा होता है? उदासीनता वक्र का जो आकार है वो एल आकार का होता है। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल मुद्रा कौन सी है? वो है आपकी M1। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। M1 सबसे तरल होती है और M4 सबसे कम तरल होती है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लाभ अनिश्चितता का पारितोषिक यह विचार प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? हॉले द्वारा, नाइट द्वारा, क्लॉर्क द्वारा या टॉजिंग द्वारा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट द्वारा। मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, संतुलित करना चाहिए या पहले बढ़ाना चाहिए फिर घटाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटाना चाहिए। मुद्रास्फीति के समय अगर सार्वजनिक व्यय को हम और बढ़ाएंगे तो मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी, ठीक, क्योंकि लोगों के पास और धन आएगा, उनके इनकम का जो सोर्स है वो और बढ़ेगा, और अधिक जब धन आएगा, अधिक आय का सोर्स बढ़ेगा तो वो और ज़्यादा उपभोग करेंगे, और ज़्यादा उपभोग करेंगे तो मुद्रास्फीति और बढ़ेगी, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि घटना, इसे जो है सार्वजनिक जो व्यय है उसे घटाना चाहिए जब मुद्रास्फीति उच्च हो। व्यापार संतुलन वस्तुओं के डैश बराबर होती है किसके? आयात प्लस निर्यात, आयात माइनस निर्यात, आयात माइनस निर्यात, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्यात माइनस आयात के बराबर होती है व्यापार संतुलन। ऑप्शन बी सही है। उपकर क्या है? उपकर एक प्रकार का कर होता है जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व व्यापार संगठन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व व्यापार संगठन का संबंध विश्व बैंक से नहीं है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी आपके यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।